हम लोग पिछले क्लास में कोल्ड वॉर के लिए पढ़ रहे थे और कोल्ड वॉर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो ये था कि कोल्ड वॉर क्या है और कोल्ड वॉर मॉडर्न इंडिया में 1861 का एक्ट का पढ़ना क्या है यार। और 1861 के एक्ट में तो सिर्फ 3 बातें हुई थी। नंबर 1 ये कि 1861 के एक्ट के रास्ते लेजिस्लेटिव राइट्स जो थे उसका डिवोल्यूशन शुरू हुआ था सेंटर और प्रोविंस के बीच में। दूसरा ये कि उसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की भी नियुक्ति की शुरुआत हुई, जिस रास्ते भारतीय लोग भी उसमें प्रवेश करने लगे। और तीसरा ये कि उसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसके अंदर पोर्टफोलियो डिवीजन की शुरुआत हुई, माने विभागीय वितरण की शुरुआत हुई। यही 3 बातें थी। 1861 का एक्ट तो इतना महत्वपूर्ण है ही नहीं कि जिसको अलग से मेंस के एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। तो उसमें क्या पढ़ोगे अब? एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बुक रेकमेंड करना है तो आप रणवीर चक्रवर्ती की बुक पढ़ लो। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी, बेसिक जानकारी मिल जाएगी, ठीक ठाक जानकारी मिल जाएगी आपको उससे। राजनाथ सिंह जी, जय माँ सरस्वती। शिवम बाबू खुश रहिए, मीनाक्षी जी खुश रहिए। एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत करने में अभी थोड़ा समय लगेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास खत्म करने के बाद 3-4 दिनों के बाद का एक ब्रेक, वर्ल्ड हिस्ट्री के बाकी सेक्शन का टेस्ट वगैरह हो जाएगा, उसके बाद शुरू करेंगे। मतलब इस महीने के लास्ट तक आते आते शुरू हो जाएगा वो। मतलब लास्ट नहीं, लास्ट वीक समझिए। बीस तारीख के आसपास मान लीजिए। उपेंद्र सिंह अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। अब विस्तार से पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। स्क्रीन में शो नहीं हो रहा है, आप रिफ्रेश कर लीजिए अपना। गुड इवनिंग कोमल पाल। तो हम लोग कोल्ड वॉर की बात कर रहे थे और कोल्ड वॉर के अंतर्गत हम लोगों ने ये देखा था कि कोल्ड वॉर क्या है। कोल्ड वॉर का पीरियड क्या है और कोल्ड वॉर के पीरियड के बाद में उसके बाद फिर कोल्ड वॉर के एरियाज क्या हैं। कोल्ड वॉर कौन कर रहा था इनके बीच। उसके बाद फिर यदि ज्यादा पढ़ सकती हो तो उपेंद्र सिंह और कम पढ़ सकती हो तो रणबीर चक्रवर्ती। तो अब हम फर्स्ट फेज की बात देखे थे। फर्स्ट फेज में क्या हुआ था कि चारवी जी खुश रहिए। फर्स्ट फेज में क्या हुआ था, तो ये हुआ था कि
1945 से लेकर 1954 तक, 1945 से लेकर 1954 तक, 1945 से 54 तक में क्या कहानी हो गई कि सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट उभरा था वो था जर्मनी का, उसके बाद ग्रीस एवं टर्की का, उसके बाद कोरिया का, और बल्कि कोरिया के पहले चीन का, और फिर कोरिया का। ये वो पॉइंट्स थे जो कि फर्स्ट फेज के टकराव के मूल मूल इशूज थे। इन बिंदुओं पर टकराव सबसे ज्यादा हुआ था। यहां पर आप देखोगे कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जर्मनी दो भाग में बट रहा था, और ये बेसिकली ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप के विभाजन को भी सिंबलाइज करता था कि ईस्टर्न यूरोप हो गया कम्युनिस्ट खेमा में और वेस्टर्न यूरोप चला गया पूंजीवादी खेमा में, और जर्मनी बट गया दो भाग में, वेस्टर्न यूरोप चला गया पूंजीवादी में, ईस्टर्न यूरोप चला गया कम्युनिस्ट में। तो अब जब हम थोड़ा व्यवस्थित करें, आप शांत होकर बस सुन लीजिए पहले। ऐसा लगता है कि बीच में शुरू करने से हमेशा लगता है कि जैसे बिना ग्राउंड के घास रोप रहे हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं कि कोल्ड वॉर का मतलब एक ऐसा युद्ध जिसमें कि वास्तव में कभी युद्ध हुआ नहीं, लेकिन युद्ध की आशंका हमेशा बनी हुई थी। दूसरा पॉइंट है कि कोल्ड वॉर यदि शुरू हुआ तो मूल रूप से इसके अंतर्गत एक प्लेयर यूएसए था, जिसके साथ में और कई सारे देश शामिल थे, पर्टिकुलरली वेस्टर्न यूरोप के पूंजीवादी देश। वेस्टर्न यूरोप के पूंजीवादी देशों के अलावा शुरुआती दौर में उसमें शामिल हुए देशों में एक तरफ तो अरब देश में जाके देखो तो इजिप्ट सऊदी अरबिया था, इराक था, कुवैत था। शुरुआती दौर में ईरान भी उन्हीं के साथ था। उसके बाद फिर आगे चलकर देखोगे तो पाकिस्तान मिलेगा, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मिलेगा, एशिया में जापान मिलेगा, फिलीपींस मिलेगा। तो ये सब ऐसे देश हैं जिन्हें हम पूंजीवादी खेमा में रख सकते हैं, जिनका नेतृत्व तो अमेरिका करता था। वंस अगेन इफ आई रिमेंबर, तो हम देखते हैं कि इधर यूएसए है, और यूएसए के बाद ये अटलांटिक है। तो अटलांटिक के पास हो जाने के बाद आपको क्या मिलेगा? तो वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप के बाद फिर क्या मिलेगा? ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप,
ईस्टर्न यूरोप कैसा था? कम्युनिस्ट। लेकिन उसके बाद अब चल के देखो तो फिर क्या मिलेगा आपको? अरब कंट्रीज, यहां पर आपको इराक और कुवैत और सऊदी अरबिया, इराक, कुवैत और सऊदी अरबिया, ये सब आपको मिलेंगे इराक, कुवैत और सऊदी अरबिया, ये मिलेंगे अमेरिकन खेमा में। बाद में इराक के साथ में अमेरिका का टकराव हो गया तो इराक अलग हो गया। कुवैत और सऊदी अरबिया तो आज भी अमेरिका के खेमा में है ही। इसके बाद फिर आप और जाओगे इधर तो पाकिस्तान, ये मिल जाएगा आपको अमेरिका के खेमा में। और इधर चल के देखो कि प्रशांत पार करके देखो तो फिलीपींस मिल जाएगा जो अमेरिका के खेमा में है। फिर जापान ज्वाइन कर लिया था अमेरिका का खेमा। फिर देखोगे कि कोरिया डिवाइडेड बाय 2 हो गया था, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वाज कम्युनिस्ट एंड साउथ वाज कैपिटलिस्ट। उसके बाद फिर देखोगे वियतनाम डिवाइडेड बाय 2, नॉर्थ कम्युनिस्ट, साउथ कैपिटलिस्ट। एटलीस्ट 1975 तक तो यही रहा। उसके बाद फिर बाकी साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, वहां कैपिटलिज्म ही रहा। फिर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, यहां क्या रहा? व्हाट वाज द केस इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में भी आपको यूएसए का खेमा ही रहा, माने कैपिटलिज्म ही रहा। दिस इज ऑल अबाउट। तो अब आप देखो कि हमारे सामने में पूरी कहानी क्लियर हो गई। और इस पूरी कहानी के अंतर्गत हमारा ये मामला हो गया कि हम यह समझ गए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथी कौन थे। और दूसरी तरफ यदि आप यूएसएसआर का देखो तो यूएसएसआर के साथ कौन है? तो यूएसएसआर के साथ में ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं। और उसके बाद फिर चाइना, नॉर्थ कोरिया,
नॉर्थ वियतनाम। शुरुआती दौर में तो यही है। बाद में फिर यहाँ पर देखोगे कि अमेरिका में क्यूबा आ गया था, और फिर पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान आ गया था, लेकिन ये तो बाद की कहानी है। फिर आप देखोगे कि अरब लीग, इनके ज्यादा करीब था। फिर इंडिया भी इनके ज्यादा करीब था। इंडिया भी इनके ज्यादा करीब था। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया इनके क्लब में शामिल है, इनके ग्रुप में शामिल है, लेकिन इंडिया और अमेरिका के बीच में इस बात को लेकर मनमुटाव रहता है कि अमेरिका इंडिया के न्यूट्रलिटी के पोजीशन को रेस्पेक्ट करने को तैयार नहीं था, यानी यूएसएसआर इंडिया के न्यूट्रलिटी के पोजीशन को मान्यता दे देता था। तो इस वजह से इंडिया धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से दूर होता गया और यूएसएसआर के करीब होता गया। आप देखोगे कि इंडिया के लिए जरूरत पड़ी तो यूएसएसआर ने वीटो भी लगाया, इंडिया को हथियार वगैरह भी दिया, और जब कभी इंडिया को पाकिस्तान वगैरह के मुद्दे पर अमेरिका के विरोध से चिंता हुई तो यूएसएसआर का ब्लॉक इंडिया के लिए पीछे से खड़ा भी रहा। इस सब के कारण इंडिया एक तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से कंफर्टेबल स्थिति में भी रहा। हालांकि इंडिया कभी भी ऑफिशियल लेवल पर कोल्ड वॉर का हिस्सा नहीं बना। ऐसा नहीं था कि वो अमेरिका का विरोध करेगा क्योंकि वो यूएसएसआर का दोस्त है। वह अमेरिका के साथ भी संबंध बना के रखा। अमेरिका हालांकि इस संदर्भ में इंडिया के प्रति सिंपैथेटिक नहीं रहा, तब जबकि इंडिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो अमेरिका के क्लब को ज्वाइन नहीं करेगा। शुरुआती दौर में अमेरिका चाहता था कि वो इंडिया के साथ अपना संबंध बनाए, इंडिया को अपने क्लब में शामिल करे, इंडिया को वह कोल्ड वॉर का सदस्य बना ले। आप समझोगे कि जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से जब अमेरिका गए थे तो मतलब अभी आजकल खूब बातें होती है कि मोदी जी का बड़ा भव्य स्वागत हुआ था। इस बार तो खैर उतना स्वागत नहीं हुआ था, लेकिन जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे तब स्वागत हुआ था, या फिर जब क्या कहते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप थे तब स्वागत हुआ था। तो इस स्वागत को लेकर कई सारे लोगों ने कहा कि मतलब ये देखो मोदी जी का जलवा, इतना भव्य स्वागत हो रहा है। तो ये जलवा कुछ ही हद तक एक व्यक्ति का होता है, जलवा होता है उस देश का, और जलवा होता है उस देश का आपके स्कीम में कितना जगह है इस बात का। और कूटनीतिक आदमी इस तरह की कोशिशें करके आपके मन को और आपके देश के लोगों के मन को जीतने का प्रयास कर रहा होता है ताकि आप उसके साथ हो जाइए, उसके लिए फेवरेबल हो जाइए। और इस स्थिति में आप देखेंगे कि कूटनीतिक लोग तो ये भी रिसर्च करते हैं कि कौन किस बात से खुश हो सकता है। वो तो एक माइल एक्स्ट्रा भी चल देगा यदि उसे इस बात का अंदाजा लगेगा कि मेरे इस तरह के जेस्चर से वो बहुत खुश हो जाएंगे और इससे पॉजिटिव डिसीजन की संभावना है, तो दे कैन कवर 1 एक्स्ट्रा माइल टू मेक यू हैप्पी, टू कम
इन देयर साइड, क्योंकि कूटनीति वाले का ऐसा करने में कुछ जाता नहीं है। जवाहरलाल नेहरू को कितना भव्य तरीके से वेलकम किया गया था, आप समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एयरपोर्ट आए थे रिसीव करने, और वो नेहरू के कोच में ही चले गए थे, उनको कोच से ही रिसीव करने आए थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामला सिर्फ इस बात से जुड़ा हुआ है कि नेहरू का पर्सनालिटी बहुत ही आकर्षक था, और नेहरू के राष्ट्रीय आंदोलन में जो संघर्ष का जीवन था, उस जीवन के प्रति लोगों के मन में बड़ी इज्जत थी, और उसी इज्जत के कारण लोग नेहरू का इज्जत करने के लिए उनके कोच में चले गए थे उनको रिसीव करने। आई डू नॉट कंसीडर लाइक दिस। मुझे लगता है कि एक स्वतंत्र हुआ नया देश, गरीब देश, बड़ी आबादी वाला देश, अमेरिका की विदेश नीति के ख्याल से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकने की क्षमता रखने वाला देश अमेरिका के पक्ष में जुड़ जाए, इस बात की इच्छा रखते थे अमेरिकन प्रेसिडेंट। और उन्हें लगता था कि यदि हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का बड़ा भव्य स्वागत करेंगे तो भारत के प्राइम मिनिस्टर को यह लगेगा कि अमेरिका इज रेडी टू एक्सेप्ट इंडिया एज अ फ्रेंड। और भारत का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा था कि यदि फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट करते हो तो इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एक्सेप्ट करो ना। तुम ये क्यों चाहते हो कि हम तुम्हारे दही में सही मिलाएं? तुम ये क्यों चाहते हो कि राजा बोला रात रात है तो हम भी बोले राजा बोला रात है? एक कहानी कविता है ना कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो राजा, रानी, मंत्री, संतरी सब बोल रहा है रात है, क्योंकि राजा ने कहा था तो रानी भी कहेगी, मंत्री भी कहेगा, संतरी भी कहेगा, क्या कहेगा? रात। तो ये जो रात है की बात है, उस बात को समझना जरूरी है। जो रात है की बात है उसको समझना जरूरी है। अगर सर अरब राष्ट्र तो दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने की सोच से संचालित हो रहे थे, लेकिन फिर वो यूएसएसआर की अधीनता या उसके खेमे में क्यों चले गए? ये तुमको कौन कह दिया कि अरब राष्ट्रवादी लोग जो थे वो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में तब्दील करने की सोच रहे थे? ये अरब राष्ट्रवाद की तुम्हारी पढ़ाई कौन से सोर्स से हुई है? कौन सी किताब में पढ़े हो ये बात तुम? मैंने तो नहीं पढ़ा। तो अब चल के देखो आगे। तो आगे की कहानी यह है कि यदि हम ये समझें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जलवा था, उनके नाम का इतना ज़्यादा क्या कहते हैं था रोमांच लोगों के मन में कि लोग उनके नाम के कारण ही इतना दूर तक उनकी बातों को फॉलो कर रहे थे, तो मैं समझता हूं कि गलत बोलूंगा ये। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप हमारी आज़ादी को रेस्पेक्ट कर दीजिए। अमेरिका ने कहा कि हम नहीं करेंगे, कि अमेरिका इंडिया को एक इंडिपेंडेंट पार्टनर के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो तो बहुत इज्जत देकर, एक तरह से समझिए ना कि सम्मानित कुत्ता वाली भूमिका में चाहता था, ऑनरेबल डॉग, कि एक ऐसा कुत्ता। कभी कभी आप देखते हो ना कि रामू काका जो है वह मालिक सहित मालिक के बेटा के ऊपर भी झिड़की सुना देते हैं, और मालिक जो है वह बड़ी ही दया और बड़ी गरिमा और महिमा निभाते हुए रामू काका डांटेंगे ये कह के बच्चे को अनुशासित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब इसके बाद रामू काका यदि ये समझ लें कि मैं इस घर का गार्जियन हूं, तो ये रामू काका की गलतफहमी होगी।
क्योंकि रामू काका की गलतफहमियां किसी भी दिन उतारी जा सकती है। आपने अमिताभ बच्चन का फिल्म देखा होगा शराबी। तो शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन के पिता ने अमिताभ बच्चन के लिए एक प्रकार से सहायक के रूप में रखा हुआ था ओम प्रकाश को। तो ओम प्रकाश अमिताभ बच्चन से मोहब्बत करने लगे तो उनको लगने लगा कि अब इसके भले बुरे के बारे में सोचने का हक मेरा है। तो उसके पिता को भी वो किसी किसी बात को लेकर बता देते थे कि ये बात ठीक नहीं है। तो अंत में पिता ने कहा कि अपने औकात में रहो। और वैसे ही एक फिल्म आई थी विधाता। विधाता में दिलीप कुमार और संजीव कुमार दो कलाकार थे, साथ में संजय दत्त था। तो दिलीप कुमार का पोता था संजय दत्त, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी संजीव कुमार को, जिसका नाम था अबूबा। तो अबूबा को लगने लगा कि इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं इसकी परवरिश में जो उचित समझूंगा वो करूंगा। और इस बात को लेकर दिलीप कुमार को भी कहने लगा कि यहाँ पर आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो दिलीप कुमार ने कह दिया कि अबूबा औकात में रहो। एक तरीके से मतलब भाषा कुछ है, मूल बात यह है कि औकात में रहो। तो मतलब की बात यह है कि मालिक आपको यदि प्यार से पुचकार भी रहा है तो कुत्ते को याद रखना कि मुझे दुम ही हिलाना है, मुझे मालिक की गलती देखकर उस पर भौंकने नहीं लगना है। तो अमेरिका इंडिया को इसी तरीके से देखना चाहता और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इंडिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रखना चाहता था। निश्चित तौर पर अमेरिका इंडिया को दुम हिलाने वाले देश के रूप में कुछ आर्थिक सहयोग भी देता, कुछ हथियार भी देता। ऐसे सहयोग के अंतर्गत टेक्नोलॉजी कभी नहीं आता है, पैसा आता है, हथियार आता है। और यदि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कूटनीतिक संकट में फंसते हैं तो वह सहयोग करेगा। लेकिन मुझे आज तक यह बात नहीं समझ में आई कि हिंदुस्तान को कौन सी कूटनीति से उलझना पड़ा एक चाइनीज हमला को छोड़कर। चीन के हमले को छोड़कर मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि हिंदुस्तान कौन से कूटनीतिक संकट में फंस गया जिसका कि हिंदुस्तान को नुकसान हुआ। और चीनी हमले के वक्त में यदि हिंदुस्तान को नुकसान हुआ तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इंडिया वॉज नॉट रेडी टू द वॉर। वो तो इंडिया युद्ध में हार के अपना नुकसान कराया ना। इंडिया युद्ध में हारने के अलावा और कौन सी जगह पर कूटनीतिक रूप से नुकसान में गया, तो मुझे तो कभी नजर नहीं आया। दिन भर पढ़ते हैं, इतना पिक्चर कब देखते हैं? अरे बहुत पहले देख चुके हैं, सब बहुत पहले देख चुके हैं। और बस अब दिन भर पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते चीजों को जोड़ने का अभ्यास हो गया और कुछ नहीं है, जोड़ने का अभ्यास हो गया है। और ये बात है कि मतलब मेरी अपनी ये स्थिति ये हो गई है कि मैं किसी भी चीज को पढ़ूंगा तो मैं अब उसको क्लास में पढ़ाते वक्त में जोड़ना मेरे लिए अब अभ्यास की बात, आदत की बात हो गई है। मुझे इस बात में बड़ी सहूलियत रहती है और इस बात में मुझे बहुत मजा भी मिलता है। तो खैर अब चल के देखो कि तो मैंने आपको ये बताया कि यूएसएसआर के साथ में कौन से देश हैं। और अब पहले फेज की बात यदि करके देखें तो पहले फेज में अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में जो टकराव है उसका मूल मुद्दा यह है कि यूएसएसआर ने ईस्टर्न यूरोप को कम्युनिस्ट ब्लॉक बना दिया और वेस्टर्न यूरोप कैपिटलिस्ट रह गया। जर्मनी बिकेम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ईस्टर्न जर्मनी कम्युनिस्ट हो गया, वेस्टर्न जर्मनी कैपिटलिस्ट हो गया। उसके बाद फिर जर्मनी को लेकर जब टकराव बहुत बढ़ा तो यूएसएसआर ने यह प्लान किया कि हम बर्लिन के इलाके में पश्चिमी देशों को आने नहीं देंगे। और इसके लिए उसने एक बर्लिन का वॉल खींच दिया था
और उसके बाद फिर अमेरिका जो है वह हवाई रास्ते से अपनी सहायता वहाँ के लोगों को पहुंचाता रहा। लेकिन फाइनली दोनों के बीच में जो सेटलमेंट होता है वही है कि ईस्टर्न बर्लिन, बर्लिन अपने आप दो भाग बट गया था, ईस्टर्न चला जाएगा जर्मनी, वो सोवियत संघ की ओर, वेस्टर्न आ जाएगा कैपिटलिस्ट कंट्री के रूप में। तुर्की और ग्रीस में मूल बात यही है कि ये सोवियत संघ के करीब था लेकिन पूंजीवादी देश था, और यहाँ पर यूएसए का मिसाइल लगा हुआ था, तो इस बात को लेकर सोवियत संघ दबाव में रहता था। चाइना की कहानी यह है कि चाइना में 1945 से 1949 ईस्वी के बीच में गृह युद्ध चला। उस 1949 से 45 से 49 के बीच में जो गृह युद्ध चल रहा था उसके तहत क्या हुआ कि चीन में वहां की जो कुओमिंतांग पार्टी की सरकार थी, जिसको हम देसी भाषा में कहें तो राष्ट्रवादी पार्टी कह सकते हैं, नेशनलिस्ट पार्टी, कुओमिंतांग वर्ड का मतलब होता है नेशनलिस्ट। तो नेशनलिस्ट पार्टी जो थी उसके हाथ में सरकार थी, चियांग काई शेक उसका प्रधान था। दूसरी ओर कम्युनिस्ट जो थे वो माओ से तुंग के नेतृत्व में लड़ रहे थे। माओ से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी 1949 में सत्ता में आ जाती है और चियांग काई शेक को चीन से खदेड़ देती है। चियांग काई शेक अपने कुछ पूंजीपति मित्रों के साथ में, सहायकों के साथ में चला जाता है फॉर्मोसा द्वीप में, और फॉर्मोसा द्वीप में, जिसको आज के डेट में हम ताइवान के नाम से जानते हैं, वहीं पर वो टिक जाता है। और यहां पर एक मुद्दा है कि अमेरिका इस दौर में क्या भूमिका निभा रहा है। तो अमेरिका और चीन के बीच के संबंध को ध्यान दीजिए तो लगेगा कि अमेरिका के मामले में चीन का पहला डायरेक्ट जो इंटरवेंशन था वो था ओपन डोर पॉलिसी के माध्यम से। उसके बाद के काल में चलकर देखो तो आपको यह पता चलेगा कि अमेरिका चीन के अंदर सबसे ज्यादा निवेश करने वाला कंट्री हो गया। उसके बाद फिर आप देखोगे कि अमेरिका एक ऐसा कंट्री था जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत संघ के साथ मिलकर जर्मनी, इटली, जापान से लड़ा था। फिर आप देखोगे कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो सोवियत संघ और अमेरिका में खेमाबंदी शुरू हो गया और चीन के अंदर कम्युनिस्ट और कुओमिंतांग के बीच में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। जबकि जब तक युद्ध चल रहा था तब तक गृह युद्ध रुका हुआ था। रुका हुआ था का मतलब हुआ कि गृह युद्ध पहले से चल रहा था। पहले से चल रहा की बात यदि समझो तो कहानी यह है कि 1921 ईस्वी में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। जब कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था तो उस समय चीन के नेता, सबसे बड़े नेता हुआ करते थे सन यात सेन। उन्होंने कुओमिंतांग पार्टी का गठन किया था। उन्होंने कम्युनिस्टों को कहा कि हम और आप मिलकर यदि एक साथ राजनीतिक मोर्चा बनाएंगे तो इससे बहुत फायदे होंगे। फायदा एक तो यह होगा कि हम चीन से विदेशियों को खदेड़ सकते हैं। दूसरा फायदा यह होगा कि हम चीन में कई सारे क्षेत्रीय स्तर के योद्धा, सामंत की सत्ता स्थापित हो गई थी, हम उन सबों को पराजित करके एक एकीकृत चीनी राज्य का निर्माण कर सकते हैं। और इसके बाद में फिर चीन में हम डेमोक्रेटिक तरीके से शासन करेंगे, जन कल्याणकारी तरीके से शासन करेंगे, जिसमें कि गरीबों के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं बनाई जाएंगी। कम्युनिस्टों ने इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी हमारा कोई आधार है नहीं, यदि हम कुओमिंतांग के साथ मिलकर भूमिका निभाएंगे तो चीन में हमारा एक आधार हो जाएगा। तो आपके सामने में एक प्रश्न ये होता है कि योद्धा सामंत का मतलब क्या होता है। तो योद्धा सामंत को समझने की जरूरत है। एक मिनट, एक इमरजेंसी कॉल है। अमनो अमनो खुश रहो, खुश रहो, क्या हाल चाल।
क्लास में है, लेकिन कोई इमरजेंसी हो तो बोलो। ठीक ठीक ठीक। हम्म। तो ये बोले कि हम ये देख रहे हैं कि जब तो हम ये बता रहे थे आपको कि जब योद्धा सामंत की घड़ी आई तो एक प्रश्न उठता है कि योद्धा सामंत कौन होता है। तो इसकी पृष्ठभूमि कुछ इस तरीके से है कि 1911 ईस्वी में चीन में क्रांति हुई थी। चीन में क्रांति हुई थी किसके खिलाफ? तो चीन की राजसत्ता के खिलाफ। चीन में मंचू राजवंश का शासन था। मंचू राजवंश की रानी तुत्सी सरकार चला रही थी। तुत्सी के खिलाफ विद्रोह क्रांति हुई और क्रांति के बाद में वहां पर एक रिपब्लिकन सरकार अस्तित्व में आ गई। रिपब्लिकन सरकार कुछ समय तक ही टिक पाई। उनकी केंद्रीय सत्ता बहुत कमजोर हो गई और अलग अलग क्षेत्रों में सामंती लोगों ने अपनी मर्जी का शासन चलाना शुरू कर दिया और उन लोगों के पास में अपनी अपनी सैनिक टुकड़ियां थी। तो अपनी अपनी सेना की टुकड़ी रखने वाले सामंतों को ही योद्धा सामंत कहा जाता है। वॉरलॉर्ड्स कहा जाता है। और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वॉरलॉर्ड्स थे। तो चीन में किसी एक की सरकार नहीं थी। रिपब्लिकन सरकार जो केंद्र में थी वह सरकार निरर्थक थी। इसे फेंटम रिपब्लिक कहा जाता है, सड़ा हुआ गणतंत्र कहा जाता है। राजतंत्र खत्म हो गया, गणतंत्र विफल हो गया और चीन में योद्धा सामंतों का शासन हो गया और अलग अलग विदेशी शक्तियां तो अपनी भूमिका निभा ही रही थी। अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावशाली स्थिति में था। तो इसी पृष्ठभूमि में sun यat-sen ने कम्युनिस्टों को कहा कि हम और आप यदि आ जाते हैं तो एक तरफ तो विदेशियों को निकाल देंगे, दूसरी तरफ योद्धा सामंतों को खत्म करके चीन को एकीकरण कर देंगे और तीसरी तरफ चीन में लोकतंत्र और जन कल्याण की सत्ता स्थापित करेंगे। यहीं पर गठजोड़ हो जाता है। 1925 ईस्वी तक दोनों के बीच के गठजोड़ के कारण बहुत कुछ कामयाबी भी मिली। बहुत सारे योद्धा सामंतों को पराजित भी किया गया और अंततोगत्वा कुओमिंतांग की सरकार स्थापित हो गई। कुओमिंतांग की सरकार स्थापित हो गई और sun यat-sen वहां के प्रेसिडेंट हो गए। कम्युनिस्टों और sun यat-sen के बीच में संबंध अच्छा चल रहा था क्योंकि sun यat-sen एक अच्छे लीडर थे, महान लीडर थे और एक महान लीडर ने अपने द्वारा दिए गए वचन और अपनी संधि की शर्तों का पालन किया। लेकिन जब 1925 ईस्वी में sun यat-sen की मृत्यु हो गई तो यह हुआ कि चियांग काई शेक नाम का व्यक्ति गद्दी पर बैठा। चियांग काई शेक मिलिट्री पृष्ठभूमि का आदमी था, कमांडर इन चीफ हुआ करता था। उसका डेमोक्रेसी वगैरह से कोई नाता नहीं था। दूसरी ओर चियांग काई शेक वह व्यक्ति था जो कि सत्ता में जब आ गया तो उसको सत्ता में बने रहने के लिए ऐसे मित्र मिले जिसका पीछे के गठजोड़ से बड़ा विपरीतात्मक संबंध था। पीछे के गठजोड़ के मुताबिक जन कल्याण की योजना और लोकतंत्र की योजना पर सहमति बनी थी, लेकिन अभी की जो सत्ता थी जिसका नेता चियांग काई शेक था उसके साथी कौन हुए? तो बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति, जमींदार और दूसरी तरफ विदेशी अमेरिकन। उन सब लोगों ने कहा कि चियांग तुम सत्ता में बने रहो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। और चियांग को यह कहा गया कि तुम सत्ता में बने रहना चाहते हो तो कम्युनिस्टों से गठजोड़ तोड़ लो, क्योंकि कम्युनिस्ट वो थे कि जो न सिर्फ विदेशियों का विरोध कर रहे थे बल्कि देश में भी पूंजीपति, उद्योगपति, जमींदार का विरोध कर रहे थे।
तो देश के उद्योगपति, पूंजीपति, जमींदार आदि सरकार में च्यांग का समर्थन करते थे और कहते थे कि तुमको यदि समर्थन चाहिए हमारा तो फिर कम्युनिस्टों से गठजोड़ तोड़ लो। तो च्यांग का इस शेख ने ये तय किया कि अब हम पुराने संयुक्त मोर्चा की नीति का त्याग कर देते हैं और कम्युनिस्टों से गठजोड़ तोड़ लेते हैं। और कम्युनिस्टों से गठजोड़ तोड़ने के लिए उसने क्या किया, उसने बड़े पैमाने पर कम्युनिस्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिया। तब हजारों कम्युनिस्ट लोगों को कोई न कोई बहाने वो दंडित कर दिया, मृत्यु दंड तक दे दिया। और उन कम्युनिस्टों को उसने क्रश करने का डिसीजन लिया। ये नहीं कि कम्युनिस्टों से संबंध तोड़ लेंगे और कम्युनिस्ट अपनी जगह हम अपनी जगह, ऐसी कोई बात नहीं। कम्युनिस्टों से सीधे सीधे उसने कहा कि हम तुमको क्रश कर देंगे। तो कम्युनिस्टों को क्रश कर देने का जो डिसीजन लिया गया उसके तहत यह बात हुई कि कम्युनिस्ट लोग अब समापन के कगार पर थे। कम्युनिस्ट समापन के कगार पर थे, लेकिन हुआ क्या, तो हुआ ये कम्युनिस्ट समापन के कगार पर थे और तब हुआ क्या, तो हुआ ये कि कम्युनिस्ट जो थे वो एक डिफरेंट लीडर के संपर्क में आए। उनका नेता एक नया व्यक्ति बना 1930 के दौर में। 1930 के दौर में जो नया नेता बना उनका, उसका नाम था माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग एक नई सोच के साथ में आया। उसने ये कहा कि चीन के अंदर कम्युनिस्टों को यदि अपना अस्तित्व बचा के रखना है और आगे कुछ करना है तो पुरानी कार्यप्रणाली से अलग होना पड़ेगा, नई कार्यप्रणाली अपनाना पड़ेगा। और पुरानी कार्यप्रणाली क्या थी जिससे कि अलग हो जाना पड़ेगा, तो बोला पुरानी कार्यप्रणाली ये थी कि पुरानी कार्यप्रणाली में कम्युनिस्ट ये सोचते थे कि हमारे जन समर्थन का आधार होगा मजदूर, और मजदूर रहते थे शहर में। तो उन्होंने मजदूरों को अपना जनाधार बनाया और शहरों को अपना केंद्र बनाया। और मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने संगठन वगैरह बनाया। तो माओ ने कहा कि एक तो आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि चीन में अधिकतम आबादी किसानों की है और चीन के इतिहास में कोई सबसे प्रबल प्रतिरोध करने वाला सामाजिक वर्ग रहा है तो वो किसान रहा है। चीन के अंदर शोषकों का सबसे बड़ा कोई वर्ग है तो जमींदार है, शोषितों का सबसे बड़ा वर्ग कोई है तो किसान है जो रहता है गांव में। तो ऐसी स्थिति में यदि आप शहर में छोटे से एक मजदूर वर्ग के खिलाफ के पक्ष में खड़ा रहकर चीन में क्रांति करने का सपना देख रहे हैं तो एक दिवा स्वप्न है, इस स्वप्न की कोई संभावना नहीं। यदि आप चीन में क्रांति करना चाहते हैं तो शहर के जगह पर गांव को अपना आधार बनाइए, मजदूर के जगह पर किसान को अपना आधार बनाइए, और फिर किसानों को अपना आधार बनाने के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। सिर्फ इतना कह देने से कि हम किसानों के मित्र हैं काम नहीं चलेगा। किसानों को यदि आप अपना आधार बनाना चाहते हैं तो आधार बनाने के लिए एक उपाय है कि आप एक मिलिट्री बनाइए, अपने कार्यकर्ताओं को मिलिट्री ट्रेनिंग दीजिए, उनको हथियार बंद कर दीजिए ताकि कोई उनका दमन न कर सके। कोई दमन करना चाहे तो हम दमन करने वाले के खिलाफ मुकाबला कर सकें। और तब अगला पॉइंट यह है कि इस मिलिट्री से आप करेंगे क्या। तो मिलिट्री से सिर्फ इतना नहीं होगा कि दमन करने के लिए आएगा कोई तो हम दमन करने वाले के खिलाफ मुकाबला करेंगे, वो तो एक काम है, लेकिन इतने से मिलिट्री का भरण पोषण नहीं होगा। तो कहा गया कि इसके बजाय आपको यह करना चाहिए कि आप मिलिट्री के माध्यम से कमांड एरिया की पॉलिसी अपनाइए। मतलब किसी एरिया में अपने मिलिट्री
के लोगों को भेजिए और कह दीजिए कि वहां से सरकारी सत्ता समाप्त कर दे और उस इलाके की सरकार अपने हाथ में ले ले। इसको कहते हैं कमांड एरिया पॉलिसी, माने एक पॉलिसी जो किसी एरिया में अपना कमांड स्थापित कर दे, माने अपनी सरकार स्थापित कर दे। और जब आपने वहां से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, जब आपने वहां से चीन की कुओमिंतांग पार्टी की सरकार को खत्म कर दिया और वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार स्थापित कर दिया, तो फिर तमाम भूमि आपने भूस्वामियों से छीन लिया और उसे भूहीनों के बीच में बांट दिया। और उसके बाद फिर उस इलाके में आपने एक गुड गवर्नेंस इंपोज किया। तो पहले तो सरकार की सत्ता स्थापित करना, उसके बाद जमींदार की जमींदारी छीन लेना, फिर उसको भूमिहीन में बांट देना और फिर वहां पर एक ठीक ठाक कुशल सरकार चला देना। यही वो योजना है जिसको अमल में लाए जाने का प्रपोजल दिया माओ त्से-तुंग ने। कम्युनिस्टों ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। कम्युनिस्टों ने जब इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो इसी प्रपोजल के बाद भारत में कम्युनिस्ट पार्टी, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी अपना मजबूत आधार विकसित करने लगी। और कम्युनिस्ट पार्टी जब अपना मजबूत आधार विकसित करने लगी तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अगले 4-5 वर्षों के अंतराल में चीन के अंदर एक बड़ा बेस तैयार होता है कम्युनिस्ट लोगों का। दक्षिणी चीन के अंदर चीन का एक बड़ा बेस तैयार होता है। दक्षिणी चीन में चीन का जो बड़ा बेस तैयार हुआ वो क्या था? दक्षिणी चीन में जो चीन का बड़ा बेस तैयार हुआ वो कुछ इस प्रकार से था कि दक्षिणी चीन के बहुत सारे इलाकों में कम्युनिस्टों की सरकार हो गई। वहां के भूमिहीन लोगों को भूमि मिल गई, वहां के जमींदारों को वहां से खदेड़ दिया गया, जिन्होंने विरोध किया उनको मार दिया गया। तो चीन के बाकी इलाके में कुओमिंतांग की जो सरकार थी उस सरकार को लगने लगा कि ये हमारे लिए तो बहुत सीरियस चुनौती है। इस स्थिति से निपटने के लिए कुओमिंतांग पार्टी के नेता चियांग काई शेक ने एक निर्णायक हमला करने का प्लान किया कम्युनिस्टों के ऊपर। कम्युनिस्ट छोटी मोटी लड़ाइयों से निपट लेते थे, छोटी मोटी लड़ाइयों से निपटने में कामयाब हो जाते थे क्योंकि उन्होंने युद्ध की गुरिल्ला प्रणाली अपनाया था। गुरिल्ला प्रणाली माने छापामार युद्ध। छापामार युद्ध में क्या होता था? तो छापामार युद्ध में यह होता था कि माओ ने खुद उसकी परिभाषा दिया था और लोगों को ट्रेनिंग दिया था। वो कहता था कि हम दुश्मन से संख्या में कम है, साधन में कम है, अतः आमने सामने की लड़ाई में हम उनके सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन हमें लड़ना है और जीतना भी है। तो उपाय यह होगा कि हम दुश्मन से कुछ इस तरीके से लड़ें कि हमारा कम साधन और हमारी कम संख्या हमारे लिए हमारी सीमा ना बने। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसने कहा कि सामने से लड़ने के बजाय पीछे से हमला करो। सचेत करके हमला करने के बजाय अचेत स्थिति में हमला करो। और इस तरह की लड़ाई करने के लिए जंगल को, पहाड़ को बैटलफील्ड के रूप में चुनो, जहां वो आपको देख नहीं पाएंगे और आप उनको देखकर उन पर हमला कर सकते हैं। इसके लिए माओ ने बड़ी अच्छी पंक्ति बोला कि दुश्मन यदि पीछा करे तो पीछे हटो, और पीछे हटे तो पीछा करो। दुश्मन यदि आराम करे तो तुम उसे परेशान करो, और जब वो हमला करे तो तुम बिखर जाओ। और बिखर के
गांव के आम लोगों के बीच इस तरह से घुल मिल जाओ कि जैसे नमक घुल जाता है पानी से, तो फिर कोई व्यक्ति नमक और पानी के बीच में सेपरेशन नहीं कर सकता है। नमक और पानी के बीच में कोई सेपरेशन नहीं कर सकता है। तो फाइनली हमारी कहानी कुछ इस तरीके से आती है कि सेपरेशन नहीं होगा तो आखिर कैसे नहीं होगा। हम यदि गांव में रहने वाले हैं, हमारे गांव में यदि किसी पार्टी के मिलिट्री विंग के लोग आ जाएंगे, तो हम यदि उनसे किसी वजह से भी नाराज होंगे, तो जैसे ही सरकार के लोग उनको खोजने आएंगे, हम उनका ठिकाना बता देंगे। डायरेक्ट नहीं बताएंगे, आमने सामने नहीं बताएंगे, छुप छुपा के बता देंगे। और यदि हमने बता दिया तो सरकार दोनों को खोज के मार ही देगी। लेकिन जब हम माओ का लाइन सुनते हैं कि तुम जल में मिल जाओ ऐसे जैसे नमक मिल जाता है, इसका मतलब आम लोगों के बीच में यदि मिलना है नमक की तरह, तो निश्चित तौर पर उसने यह प्लान दिया कि आम लोगों के साथ में तुम्हारा संबंध ऐसा होना चाहिए कि वो आदमी तुम्हारे बारे में किसी को बताए ही नहीं, पूछे पर भी ना बताए। और इसके लिए उपाय क्या है? तो एक उपाय तो यही है कि तुमने भूमिहीन को भूमि दिया, तुम उनके आदर्श हो गए। दूसरा उपाय यह है कि तुम उनको गुड गवर्नेंस दे रहे हो। तीसरा पॉइंट यह है कि तुम उन लोगों के प्रति बेहतर व्यवहार करोगे। बेहतर व्यवहार के तहत यह बातें सिखाई गई है कि तुम उन लोगों के साथ में रिस्पेक्टफुल तरीके से पेश आओगे। तुम उनके यहां से कुछ खरीदते हो तो पूरा बाजार का जो दाम है वो दोगे। उधार लेते हो तो समय पर लौटा दोगे, और टूट जाए तो मरम्मत करा के लौटाओगे। और इसके अलावा फिर तुम उनके महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करोगे, और तुम गांव के इलाके में जहां रहते हो वहां साफ सफाई का पूरा ध्यान रखोगे। यदि तुम इस तरीके का व्यवहार करोगे लोगों के साथ में, तो लोग तुम्हारे साथ में जुड़ जाएंगे, इमोशनली जुड़ जाएंगे, सोशली जुड़ जाएंगे, और तब जाकर तुम उस सोसाइटी के अंदर विलय कर लोगे अपना, ऐसे जैसे कि नमक का विलय होता है पानी में। और फिर सरकार तुम्हारा दमन नहीं कर पाएगी। यही है ओवरऑल गुरिल्ला युद्ध की प्रणाली का, माओ का फिलॉसफी एंड स्ट्रैटेजी। लेकिन चीन की सरकार चियांग काई शेक के नेतृत्व में यह सोचती है कि हम यदि कठोरतापूर्वक दमन की कोशिश करते हैं और उसके क्रम में बहुत सारे निर्दोष भी मारे जाते हैं तो मारे जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कम्युनिस्टों को अब खुली छूट नहीं देंगे। और इस तरीके से एक कठोर दमन की योजना बनाया चीन की कुओमिंतांग की सरकार ने। जब कठोर दमन के लिए उसने चारों तरफ से घेर लिया कम्युनिस्टों को, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि चारों तरफ से जब घेर लिया गया तो हम सब इकट्ठा होंगे, और इकट्ठा होकर कोई एक बिंदु को टारगेट करेंगे, कोई एक पॉइंट को टारगेट करेंगे, उसको तोड़ेंगे उस घेरा को, और उस घेरा को तोड़कर हम वहां से दक्षिणी चीन में अपना आधार बनाए थे वहां से निकलेंगे और सीधे सीधे उत्तरी चीन की ओर चले जाएंगे। दक्षिणी चीन के हमले से बचने के लिए उन्होंने एक घेरा तोड़ा और वो दक्षिणी चीन से निकलकर उत्तरी चीन की ओर चले गए। शुरुआती दौर की लड़ाई में बहुत सारे कम्युनिस्ट मारे गए, और सब वो आगे बढ़े तो उनका पीछा किया गया, तो पीछा करके बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। कुछ प्रकृति की मार का शिकार हो गए, लगभग 1 साल तक वो चलते रहे, और उनके पीछे कभी नदियां हैं तो कभी घाटियां हैं तो कभी योद्धा सामंतों के इलाके हैं तो कभी पीछे सरकार के हमलावर लोग हैं। नतीजा ये निकल के आता है कि उत्तरी चीन तक पहुंचते पहुंचते वहां पर यनान का प्रदेश है, वहां पहुंचते पहुंचते 1 लाख कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं में सिर्फ और सिर्फ 20,000 बचे, 80,000 मर चुके थे। गुरिल्ला युद्ध की प्रणाली ऐसी ही होती है। गुरिल्ला युद्ध की प्रणाली में आप देखोगे कि चीन में जो माओ से तुंग ने सिखाया कुछ मिलती जुलती यही बातें
राणा प्रताप सिखा रहे थे, कुछ मिलती जुलती यही बातें मलिक अंबर ने सिखाया, कुछ यही मिलती जुलती बातें शिवाजी ने सिखाया, कुछ यही बातें हैं जो बाजीराम प्रथम ने सिखाया था लोगों को। मराठा लोग इसमें काफी निपुण हुआ करते थे। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली ऐसी ही होती है, कुछ ऐसी ही प्रणाली आपको आज नक्सलवादियों की भी दिखाई देती है। मतलब एवरीथिंग नॉट द सेम, एवरीथिंग कैन नॉट बी द सेम, डिपेंड करता है आपके आज के सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। आपकी परिस्थिति आपके विपक्ष से तय होती है, आपकी परिस्थिति आपके टोपोग्राफी से तय होती है, आपकी परिस्थिति आपके फिजिकल कंडीशन से तय होती है। लेकिन मोटा तौर पर देखोगे तो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का यही कहना होता है कि आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़नी है। सरकार के लोग संसाधन में ज्यादा हैं, संख्या में ज्यादा है, सामने की लड़ाई में हम उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। अतः यदि हमको अपने संघर्ष को बचा के रखना है और आगे बढ़ाना है तो हमको छिप के हमला करना पड़ेगा। तब हमला करना पड़ेगा जब वो सचेत ना हो, अचेत हो। और बाकी सब यही कि सामने हमला नहीं करना है, दुश्मन पीछा करे तो पीछे हटो, पीछे हटे तो पीछा करो, आराम करे तो परेशान करो, हमला करे तो बिखर जाओ। ठीक वैसे जैसे कि नमक मिल जाता है पानी में। तो ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक बुनियादी बात है। ये बुनियादी बात है जो हर गुरिल्ला पद्धति को मानने वाला अपनाएगा। क्या है? गुरिल्ला युद्ध सीखा हूं सर। मतलब ये जो नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाए हो, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? तुम मुझसे पूछ रहे हो? क्योंकि गुरिल्ला वॉर सीखा हूं सर और उसके बाद में लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरीके से ग्रामेटिकली तो ये सेंटेंस ही गलत है। तो मैं इसका क्या मतलब समझूं? ग्रामेटिकली वो सेंटेंस गलत है तो मैं उसका अर्थ नहीं निकाल पाऊंगा ना। तो तुम दोबारा स्पष्ट करो अर्थ क्या तुम कहना चाह रहे हो। अब मैं तुमको आगे बात बढ़ाता हूं। चीन की राजनीति में यह इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है कि जब दक्षिण चीन से पलायन करते हुए कम्युनिस्ट उत्तर की ओर गए। इसे लॉन्ग मार्च कहा जाता है। लॉन्ग मार्च ने बड़ी लंबी यात्रा है, भागते 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 वो उत्तर तक पहुंच गए। जब ये उत्तर पहुंचे हैं तो ये बस 1937 की बात हो गई है। 1937 के वर्ष में हुआ क्या? 1937 के वर्ष में एक बहुत बड़ी घटना चीन में हुई, वो ये। अच्छा सॉरी सर, गलती से लग गया। मैं सीखा हूं अपने गांव में एमसीसी से। अच्छा, तुम खुद एमसीसी से सीखे हो? अच्छा, ये तो तुम अलग ही कहानी बता रहे हो। यानी कि हम लोग जिनको किताबों में पढ़ रहे हैं तुम उनके साथ में खुद ही ट्रेनिंग किए हुए हो। गुरिल्ला युद्ध से तो एक कदम ये आगे है। ये एक कदम आगे नहीं है तो गुरिल्ला युद्ध सीखा है ना। क्या सिखाया है तुमको उपेंद्र गुरिल्ला युद्ध में? तुम ही बताओ मुझे। मैंने जो पढ़ाया वैसा ही कुछ सिखाया था कि कुछ और सिखाया था गूढ़ बात जो तुम हम लोग को बता दोगे तो वो भी सीख जाएंगे हम लोग। तो हम ये देख रहे हैं बाय द वे कि गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के तहत जो बातें हुई सो हुई। लॉन्ग मार्च हुआ। लॉन्ग मार्च के बाद में चीन में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई, वो ये कि 1937 ईस्वी में चीन के ऊपर जापान ने हमला कर दिया। जब चीन के ऊपर जापान ने हमला किया तो जापानी हमले के सामने चीनी सरकार टिक नहीं पाई और चीन की सरकार अपनी रक्षा जब नहीं कर पा रही थी तो हो ये रहा था कि जगह जगह पर मोर्चाओं को खाली करके पीछे हट रही थी। तो चीन की सरकार जापानियों से लड़ नहीं पा रही थी। जापानी न सिर्फ मोर्चा जीत रहे थे बल्कि बहुत ही ब्रूटल बिहेवियर भी कर रहे थे। और उसी समय कम्युनिस्टों के सामने जीने मरने का प्रश्न था। 1 लाख में 20,000 बचे थे, पतन के द्वार पर खड़े थे। लेकिन उन्होंने बड़ी ही बोल्ड डिसीजन लिया कि हमारे जितने भी गुरिल्ला हैं
हम उन सब के सहयोग से चीन के ऊपर जापानियों के हमले का मुकाबला करेंगे। और उन्होंने जहां जहां पर भी उनके लिए मौका अनुकूल बना वहां वहां पर जापानियों को परेशान करना शुरू किया, और जापानियों को इनकी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली से काफी परेशानी हुई। जब जापानियों को इनकी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली से परेशानी हो रही थी तो चीन के लोगों के बीच में कम्युनिस्टों के लिए एक तरह से सहानुभूति उपजी। लेकिन चीन की सरकार ने चियांग काई शेक के लीडरशिप में यह डिसीजन लिया कि कम्युनिस्टों को हम जापानियों से लड़ने के नाम पर छोड़ नहीं सकते, बड़ी नहीं कर सकते। हमें तो भाई इनके ऊपर हमला करना है, हमें तो इनको फिनिश करना है, हमें इनका अंत कर देना है। तो हमें इनको फिनिश कर देना है, इनका अंत कर देना है। इस तरह की बात करते हुए क्या डिसाइड किया? इस तरह की बात करते हुए यह डिसाइड किया कि चीन की जो सरकार होगी वो जापानियों से मुकाबला भले न कर रही हो लेकिन कम्युनिस्टों को खत्म कर देगी। और इसके लिए चीन के कमांडर इन चीफ को चीन के प्रेसिडेंट ने आदेश दिया कि आप माओ सेतुंग को गिरफ्तार करिए। माओ सेतुंग को गिरफ्तार करने के बजाय चीन के कमांडर इन चीफ ने माओ सेतुंग के गिरफ्तारी के लिए बेताब चियांग को ही गिरफ्तार कर लिया। निशा जी, मैं लिखवाता जरूर हूं जहां जरूरत पड़ती है। आपको याद हो कि मैंने पीछे जितना भी पॉइंट पढ़ाया सब लिखवा दिया। आपको जो बात समझनी चाहिए वो ये कि मैंने पीछे के क्लास में कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो क्रांति वाली घटना है वो एक पॉलिटिकल कहानी है। नोट्स पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। तो नोट्स आपको पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा, मैंने यही भरोसा किया था। तो उसी के मद्देनजर मैं सोच रहा हूं कि मैं एक दफा कहानी सुना देता हूं और मैं आपको यह भरोसा दिला रहा हूं कि ये सब एक एक लाइन ऐसा है जो नोट्स में लिखा हुआ है। तो दोबारा लिख के, तिबारा लिख के, चौबारा लिख के कोई फायदा नहीं होगा। और ये सब ऐसी ऐसी छोटी छोटी क्रांतिकारी घटनाएं हैं जिनका कि आपको राजनीतिक इतिहास होने के नाते अध्ययन करके खुद भी कर लेने का कॉन्फिडेंस मिल जाना चाहिए। जो आदमी कम्युनिज्म नहीं जानता है, जो आदमी मार्क्सिज्म नहीं जानता है, उसको इस टॉपिक में दिक्कत हो सकती है। जो आदमी नेशनलिज्म नहीं जानता है और कम्युनिज्म में नेशनलिज्म के बीच में क्या नाता होता है, उनको दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं तुमको नेशनलिज्म, कम्युनिज्म, तमाम आइडियोलॉजी सब पढ़ा चुका हूं और उसके बाद मैंने रशियन रेवोल्यूशन भी पढ़ा दिया। तो उसके बाद कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के लिए तुम्हारा नोट सफिशियंट है। लेकिन मैंने क्या किया, नोट्स पढ़ने के अलावा मैंने कहानी सुना देने का डिसीजन लिया कि कहानी सुना दूंगा, उसके बाद नोट्स पढ़ना और आसान हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में 200 पेज का भी नोट्स नहीं भरा, तो इसका क्या कारण है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं तो रोज लिखाता हूं और शब्दशः लिखाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट्स बना रहा हो तो वही काफी है। 200 पेज का नोट्स तो मेरे ख्याल से मैं एक दिन में 10 पेज लिखता हूं, 8 पेज लिखता हूं तो भर ही जाता होगा। तो बाकी तुम्हारा कैसे नहीं भरा सो मैं जानता नहीं। तो तुम हो सकता है कि बहुत छोटा लिखती होगी, हो सकता है तुम बहुत छोड़ छोड़ के लिखती होगी, बाकी कुछ रहस्य होगा मैं बता नहीं सकता हूँ। और क्या है, ज़रूरत होने पर हेल्प कर देते हैं ट्रेनिंग में। तो 1 किलोमीटर तो पेट के बल ट्रेवल करते हैं, घिसटते हुए ट्रेनिंग बहुत कष्ट होता है। मैं समझा नहीं तुम्हारा, मैं पूरा लाइन तुम्हारा गला मिट गया। दोबारा भेज देना ताकि मैं समझ लूँ तुम्हारी बात। खैर, उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चीन में उसी समय जब कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, निशा दी मेरा 2 कॉपी हो गया है, तो ये तो निशा के खिलाफ बात हो गई भाई। निशा अब क्या करेगी? कैसे बना के भर लीजिएगा कॉपी। राजनाल मिल जाओगे, तुम्हारी पिटाई कर देगी, तुम उसको
हल्के में मत लेना, मिल जाओगे पिटाई कर देगी। और एक और बात बता देता हूँ कि आज सुबह सुबह हमको एक आदमी मीटिंग में बुलाए एक जगह, सुबह सुबह मीटिंग बुला लिए 9 बजे के आसपास। मैं पार्क में था, जॉगिंग करने गया था, और पता चला कि वहीं से हुआ कि नहीं आ जाइए आ जाइए। हम वहाँ गए तो पता चला कि एक मीटिंग चल रही थी, उसमें आरएसएस के एक सज्जन आए हुए थे, मतलब उन भारत निर्माण की बातें कर रहे थे। और मतलब 5 मिनट तक भारत निर्माण की बात की, उसके बाद में अचानक बोले क्या कि सो अभी आरएसएस का एक बहुत बड़ा ऑफिस बन रहा है, और देश में नई भूमिका जो आरएसएस की उभर कर आई है, इसलिए पुराना ऑफिस काफ़ी नहीं रह गया है, नया ऑफिस का निर्माण हो रहा है, आप सब लोग सहयोग करिए। तेरी सुबह सुबह चंदा मांग रहा है। तो मैं इसी तरीके से 10 मिनट में जान छुड़ा कर फिर भाग के आया। मतलब कॉपी में हो न हो, दिमाग में सब कुछ होना चाहिए। चलो 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 चलो, तुम लोग बात करने में लग गया। तो मैं क्या कह रहा हूं सो सुनो। मैं कह रहा हूं कि फिर जैसे ही चीन के ऊपर जापानी हमले का संकट आया, चीन चीन ने जापानियों से मुकाबला में कम्युनिस्टों की भूमिका को देखते हुए उनको अपने नायक के तौर पर देखना शुरू कर दिया, जबकि सरकार का यह दायित्व था और सरकार हर मोर्चे पर हार रही थी, ऊपर से वो कम्युनिस्टों के पीछे पड़ी हुई थी। तो इस वजह से चियांग काई शेक को उसी के कमांडर इन चीफ ने अरेस्ट कर लिया। और तब अंत में क्या हुआ कि चियांग काई शेक और माओ से तुंग के बीच में संयुक्त मोर्चा बना, संयुक्त मोर्चा बना, सेकेंड संयुक्त मोर्चा बना। पहला संयुक्त मोर्चा बना था तब जबकि सन यात सेन और कम्युनिस्ट मिलकर बनाए थे, जिसको कि चियांग काई शेक ने तोड़ दिया था। चियांग काई शेक को दूसरा संयुक्त मोर्चा बनाना पड़ा, क्योंकि चियांग की सोच ये थी कि 80,000 को मार दिए हैं, 20,000 बचे हुए हैं, इनको भी मार देते हैं, कम्युनिस्टों को निपटा ही देंगे, फाइनली खत्म। और यदि उनको आज हमने जापानियों से मुकाबला करने के लिए क्रेडिट दे दिया और उसके बाद उन्होंने अपना जनाधार बना लिया, तो हमारे लिए ये स्थायी संकट हो जाएंगे। तो इसलिए वो यदि नहीं भी लड़ पा रहे थे जापानियों से, तो कम्युनिस्टों को तो निपटाने के लिए एकदम प्रतिबद्ध थे। लेकिन देश की जनता को यह बात मंजूर नहीं थी, और कम्युनिस्टों के लिए यह राष्ट्र के लिए अपनी आहुति देने का भी एक मौका था, और राष्ट्र के लिए आहुति देने के रास्ते अपने लिए जनाधार बनाने का भी मौका था, और उनको यह काम करने में कामयाबी मिल गई। संयुक्त मोर्चा बना। 1937 से लेकर 1945 तक संयुक्त मोर्चा चलता रहा, और 1937 से 45 तक के 8 वर्ष के उस संयुक्त मोर्चा के दौरान कम्युनिस्टों ने चीन की सरकार के साथ मिलकर विदेशियों का मुकाबला किया। चीन की सरकार अस्तित्व में बनी रही, लेकिन इस बीच में लगभग 10 करोड़ आबादी वाले इलाके पर कम्युनिस्ट लोगों का कब्जा हो गया। 10 करोड़ लोगों की आबादी का जो इलाका था, उस इलाके पर किसका कब्जा हो गया? कम्युनिस्टों का। और बाकी चीन के ऊपर किसका कब्जा रहा? चियांग का, माने कुओमिंतांग का। ये कहानी कब की है? 1945 की। 1945 की कहानी के अंतर्गत चलकर देखो तो आपको मैं फाइनली रिवाइज कराता हूं कि नंबर 1 तो 10 लाख की आबादी वाला इलाका आ गया कम्युनिस्टों के अंदर। नंबर 2, जो इलाका चियांग के अधीन था, उस इलाके के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो माओ से तुंग को बेहतर मानते थे। कौन लोग थे? तो छोटे किसान, मझोले किसान, मजदूर, और इनकी आबादी बहुत ज्यादा थी। दूसरी ओर राष्ट्रवादी भावना से जो प्रेरित लोग थे, उन लोगों के मन में भी माओ से तुंग अपने प्रति एक इज्जत का भाव बनाने में कामयाब हो गया था। माओ से तुंग अपने प्रति इज्जत का एक भाव बनाने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसे यह बढ़िया से पता था कि यदि हमने लोगों को यह कहा कि हम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के मुताबिक व्यवहार करेंगे और लोगों की संपदाएं छीन लेंगे,
लोगों के इंडिविजुअल कैपिटल्स का अंत कर देंगे, डिक्टेटरशिप स्थापित करेंगे, तो हमारे प्रति नेशनलिस्ट परफॉर्मेंसेस के कारण जो लोग सहानुभूति और प्रेम सम्मान का भाव रखते हैं, वो लोग भी हमारे साथ में पॉलिटिकली अलाइंड नहीं होंगे। वो लोग भी हमारे साथ में पॉलिटिकली अलाइंड नहीं होंगे। तो हमारे लिए पॉलिटिकली अलाइंड कैसे होंगे? पॉलिटिकली अलाइंड कैसे होंगे वो हमारे प्रति? तो हमारे प्रति पॉलिटिकली अलाइंड वो तभी होंगे जबकि हमारे लिए वो पॉलिटिकली अलाइंड तभी होंगे अरे तुम लोग लिखो, जो बात मैं बोल रहा हूं तुम लोग आपस में गप करते रहोगे तो मैं बात में बोलूंगा, तुमको बात कहां समझ में आएगी? मैं एकदम निर्णायक मोड में हूं और डिसीजन निकलने वाला है, तुम लोग गप करने पर लगे हुए हो। मैं बोल रहा हूं कि पॉलिटिकल क्या बोल रहा था, तो मैं आप लोग को ये बता रहा था कि माओ से तुमको ये बात समझ में आई कि पॉलिटिकल तरीके से ये लोग हमारे प्रति अलाइंड नहीं होंगे, तब तक अलाइंड नहीं होंगे जब तक कि हम इनके अंदर से कम्युनिस्ट क्रांति के रास्ते निजी संपत्ति को खत्म कर दिए जाने का भय निकाल नहीं देंगे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए माओ ने लोगों को कहा कि भाई जो लोग मध्यवर्गीय लोग हैं, जो लोग काम धंधा करते हैं, निजी हैसियत से उद्योग चलाते हैं, व्यापार चलाते हैं, व्यवसाय चलाते हैं, जो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, वो लोग मुझसे न डरें। मैं आइडियोलॉजी में कम्युनिस्ट हूं, तो मैं आपके सामने यह बात भी स्पष्ट कर दूं कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यह यकीन करता है कि उसी देश में कम्युनिज्म आएगा जिस देश में कैपिटलिज्म मैच्योर हो गया है। यदि कैपिटलिज्म मैच्योर ही नहीं हुआ है किसी देश में तो कम्युनिज्म कैसे आएगा? यदि कैपिटलिज्म मैच्योर हो जाएगा तो कम्युनिज्म आएगा, लेकिन यदि कैपिटलिज्म मैच्योर ही नहीं हुआ तो कम्युनिज्म कैसे आएगा? और जब तक कि कैपिटलिज्म मैच्योर नहीं हुआ है तब तक हम कैपिटलिज्म को मैच्योर होने का मौका देंगे। यानी कि माओ से तुंग ने कहा कि मेरी योजना के मुताबिक मेरे नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वह सरकार पूंजीवादी संपत्ति के अधिकार का सम्मान करेगी, डेमोक्रेटिक सरकार बनेगी और उसके नेतृत्व में एक जन कल्याणकारी कार्यक्रम चलाया जाएगा। और इस रास्ते बहुत लंबा अरसा अभी भी इतना बाकी है कि जिस दौरान कैपिटलिज्म मैच्योर होगा, और जब कैपिटलिज्म मैच्योर हो जाएगा तो अपने आप देश की एक बृहद आबादी ऐसी खड़ी होगी जो कि कम्युनिज्म चाहेगी। तो वो बाद की बात है, वो अगले पड़ाव की बात है। अभी के पड़ाव पे तो हम कभी नहीं सोचते ऐसा कि तत्काल चीन में कम्युनिज्म स्थापित कर दिया जाए। तत्काल चीन में कम्युनिज्म स्थापित करने की हमारी योजना नहीं है, क्योंकि चीन में कम्युनिज्म स्थापित होने की स्थितियां ही नहीं है। उसके इसी आइडिया को न्यू डेमोक्रेसी कहा जाता है। उसने खुद कहा मैं एक नए किस्म का लोकतंत्र लाके देश में शासन चलाऊंगा जिसमें कि कुछ मुट्ठी भर औद्योगिक सेक्टर ऐसे रहेंगे जिनके ऊपर सरकार का नियंत्रण रहेगा। सरकार वेलफेयर का काम करेगी, लेकिन बाकी जो प्राइवेट कैपिटल है वो बना रहेगा, डेमोक्रेसी बना रहेगा। ये पूंजीवादी डेमोक्रेसी से थोड़ा अलग होगा, ये वेलफेयर ओरिएंटेड डेमोक्रेसी होगा। इसीलिए उसको उसने न्यू डेमोक्रेसी का नाम दिया कि नए किस्म का लोकतंत्र होगा।
लेकिन पूंजीवाद वाला जो निजी संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार होता है वो बचा रहेगा और लोकतंत्र बचा रहेगा। जैसे ही माओ ने यह बात कहा, वैसे ही चीन के मध्यवर्गीय लोगों का एक बड़ा तबका माओ को अपना नेता मानने के प्रति सहज हो गया, क्योंकि नेशनलिस्ट रीजन से माओ को वह पहले से ही अप्रिशिएट कर रहा था। और जब माओ ने डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म की गारंटी कर दिया तो लोगों को लगा कि फिर क्या दिक्कत है माओ में। अब लास्ट रीजन यह है कि जिस समय माओ और चियांग के बीच में लड़ाई चल रही थी, गृह युद्ध चल रहा था, उस समय चाइना कोल्ड वॉर के मद्देनजर यह चाहता था कि चीन में किसी तरीके से चियांग की सरकार बनी रहे। और जब चाइना चियांग के पक्ष में, यूएसए जब चियांग के पक्ष में खड़ा रहेगा तो स्वाभाविक रूप से यूएसएसआर खड़ा होना चाहेगा माओ के पक्ष में। चियांग ने अमेरिका से सभी प्रकार का सहयोग लिया। अमेरिका ने कहा कि हमें चीन में अपनी सेना भेजने की जरूरत नहीं है, चीन की सरकार के पास में पर्याप्त संख्या में सेना है, जरूरत यह है कि हम उन्हें फाइनेंस देते रहें और वो लोग इसी पैसे के बदौलत बड़ी सेना बनाकर माओ से लड़ें। मतलब अमेरिकन पार्लियामेंट में दोनों विकल्पों पर विमर्श हुआ था, दोनों विकल्पों पर विमर्श हुआ था कि क्या करें। तो एक विकल्प था क्या था? एक विकल्प था कि चीन में अमेरिका अपनी सेना भेज दे। दूसरा विकल्प था कि नहीं, सेना भेजने की जरूरत नहीं है, पैसा भेज दे। पैसा भेजने वाले विकल्प पर सहमति बन गई। पैसा भेजने वाले विकल्प के ऊपर जब सहमति बन गई तो पैसा भेजने वाले विकल्प पर जब सहमति बन गई तब यह बात बनी कि भाई चलो अब क्या करना है, पैसा भेजना है तो पैसा भेजते हैं। पैसा खूब भेजा चीन की सहायता के लिए अमेरिका की सरकार ने, लेकिन चीनी सरकार करप्ट थी, उनके पैसे करप्ट सैनिक अधिकारियों ने गबन कर दिए। नतीजा क्या निकला कि चियांग काई शेक को पैसा तो मिला लेकिन पैसे का लाभ नहीं मिला। और पैसे का लाभ तो नहीं मिला लेकिन विदेशी के गोद में बैठे रहने का आरोप मिल गया, क्योंकि उसी समय माओ से तुंग ने यह कहा चीन के लोगों को, सन्यास सेन और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में जब गठजोड़ हुआ था तो उसी समय यह तय हुआ था कि विदेशियों को निकालने के लिए हम लोग मोर्चा बना के काम करेंगे। और ये चियांग काई शेक लगातार अमेरिकियों के गोद में बैठा हुआ है, अमेरिकियों से लड़ने और उसको यहां से निकालने के लिए उसकी कोई योजना ही नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, हम अमेरिकियों को निकालेंगे। नंबर तीन, सहायता हम भी चाहते तो यूएसएसआर से ले सकते थे, यूएसएसआर से सहायता का प्रस्ताव हमारे पास में है, लेकिन हमने समझा कि हम यदि देश के अंदर की लड़ाई लड़ रहे हैं तो विदेशी की भूमिका नहीं होनी चाहिए। क्योंकि चाइना ने कम्युनिस्टों ने यूएसएसआर की सहायता नहीं लिया तो लोगों को लगा कि हाँ ये बात सही है, ये नेशनलिस्ट है। तो नेशनलिस्ट होने का रियल क्रेडिट मिल गया माओ को। हाँ, न्यू डेमोक्रेसी के मुताबिक माओ का यही कहना था। न्यू डेमोक्रेसी का जब वादा माओ ने किया था तो माओ का यही कहना था। हालांकि बाद में आपको यह पता चलेगा कि माओ अपने वादों को लेकर ईमानदार नहीं था, वो उस समय लोगों का सपोर्ट हासिल करने के लिए ऐसा कर रहा था। तो खैर फाइनली आपको मेरी बात समझ में आ गई कि माओ से तुंग जो था वह लोगों का समर्थन पाने में कामयाब रहा। कहां पर? 10 करोड़ का इलाका जहां पर कि उसका कब्जा था, वो तो कब्जा का इलाका उसका था ही, लेकिन जिस इलाके में चियांग का कब्जा था उस इलाके के लोग भी माओ के प्रति चियांग से ज्यादा मोहब्बत और अपनापन रखते थे। उनमें से ज्यादातर लोग ऐसा ही भाव रखते थे। तो माओ का जो जन समर्थन था वो माओ की जीत का सबसे बड़ा कारण बना। ऊपर से युद्ध की उसकी गुरिल्ला प्रणाली।
और चियांग काई-शेक की दुर्बलताएं। फाइनली सारे कारण समझ में आ गए। अब आप नोट्स पढ़ोगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैं इसे लिखा सकता था, मैंने लिखवाया नहीं। कारण यह है एग्जैक्टली यही सारी बातें नोट्स में लिखी हुई है। यदि नोट्स में यही सारी बातें लिखी ना होती तो मैं आपको पक्का लिखाता। समझ गए? अब तब मुद्दा यह निकल के आता है कि चीन के अंदर जो कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी, उस कम्युनिस्ट क्रांति का परिणाम क्या निकला? तो चीन के अंदर कम्युनिस्ट क्रांति का परिणाम क्या निकला? तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि आप देखो कि एक तरफ चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई, तो कम्युनिज्म पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? फर्स्ट पॉइंट, जैसे आपने सोवियत संघ में पढ़ा था, कम्युनिज्म पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो जब यूएसएसआर में क्रांति हुई थी कम्युनिस्टों की, तो दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले देश में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई थी। और जब चाइना में यह क्रांति हुई तो क्या हुआ? दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में कम्युनिस्टों की सरकार बन गई। एक तरफ सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश, दूसरी तरफ सबसे बड़ी आबादी वाला देश। नंबर एक। नंबर दो, रसिया में क्रांति हुई तो यूरोप के एक देश में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, और चाइना में हुई तो ये एशिया में इसका प्रसार हो गया। अगला पॉइंट यह है कि एशिया में, चाइना में जब प्रचार प्रसार हुआ तो यह सिर्फ चाइना तक सीमित रहने वाली बात नहीं थी, इसका प्रसार फिर चाइना से आगे बढ़ेगा। कोरिया में, वियतनाम में, कंबोडिया में, लाओस में और भी संभावनाएं थी। पूरा का पूरा प्रशांत महासागर के इलाके में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार प्रसार बढ़ जाएगा। और इसका नतीजा क्या निकल कर आया कि अमेरिका बहुत डर गया, और अमेरिका ने यह डिसाइड कर लिया कि किसी शर्त पर हमको उस इलाके में अपनी कूटनीतिक पकड़ बनाकर रखना है। और इसीलिए अमेरिका ने क्या क्या स्टैंड लिया? सबसे पहले तो चीन के अंदर कम्युनिस्टों की सत्ता जैसे ही स्थापित हुई तो वह वियतनाम का समर्थक हो गया और बोला कि रियल चाइना, माफ करिए, वियतनाम बोल दिया, ताइवान बोलना चाहता था। चीन में कम्युनिस्टों की सरकार स्थापित हुई तो यह तय कर लिया कि हमें फार्मोसा द्वीप वाला इलाका, मैंने ताइवान का इलाका को ही असली चीन का दर्जा देना है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में अगले 27 वर्षों तक कम्युनिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना को वास्तविक चीन के रूप में दर्जा नहीं मिला। और वास्तविक चीन के रूप में दर्जा किसको मिला? तो फार्मोसा द्वीप वाले यानी ताइवान वाले चीन को। यह एक प्रथम दृष्टया दिखने वाली बात थी कि तुम सोचो कि मान लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान पर बीजेपी का शासन हो और कोंकण के इलाके में किसी और का शासन हो जाए, तो तुम कहोगे कि मतलब वही जो है तो वही भारत का रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसा तो नहीं कर सकते हो। तो कुल मिलाकर कहानी यह हुई कि एक प्रथम दृष्टया गलत दिखने वाली बात हो रही थी, लेकिन अमेरिका वाज कमिटेड। और उस ताइवान को उन्होंने यूएन का मेंबर तो बनाया ही, उसको चूंकि चाइना का रिप्रेजेंटेटिव वो था तो वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रहा, उसके पास में परमानेंट सदस्यता रही, उसके बाद वीटो पावर रहा। अब बाद में जब अमेरिका और चीन में गठजोड़ हो गया, दोस्ती हो गई, कम्युनिस्टों और कैपिटलिस्ट अमेरिका के बीच में दुश्मनी घट गई, तो फिर उन्होंने कम्युनिस्ट चाइना को यूएनओ का वास्तविक सदस्य मान लिया। तो बेचारा ताइवान आज के डेट में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी नहीं है। तो अब आगे बढ़कर देखो आप कि जब जापान की और अमेरिका ने अब देखना शुरू किया तो इस तरीके से देखा कि जापान को हमने बर्बाद कर दिया। हम तो आज तक चीन को दोस्त, जापान को दुश्मन मानते रहे थे, लेकिन जब चीन चला गया कम्युनिस्टों के हाथ में तो जापान के प्रति नजरिया बदलना पड़ेगा। तो जापान से दोस्ती कर ली, और जापान से दोस्ती करते हुए उन्होंने जापान को रिवाइव किया, मतलब रीस्ट्रक्चर किया, रिकंस्ट्रक्ट किया, उसमें बहुत पैसे खर्च किए। और चूंकि जापान का भी बदले हुए समय में बदला हुआ मिजाज था, तो जापान ने अमेरिका के साथ में अपना रिकंस्ट्रक्शन किया और अमेरिका के साथ में कूटनीतिक संबंध बना लिया, क्योंकि जापान को भी डर लग गया था कम्युनिज्म का। दूसरी ओर जापान ने यह सोच लिया था कि अब हमको उग्र राष्ट्रवाद की ओर नहीं बढ़ना, अब हमको
मिलिट्री शासन की ओर नहीं बढ़ना, अब हमको क्रोनी कैपिटलिज्म की ओर नहीं बढ़ना। तो हमने तय कर लिया है कि हम लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म के संयोग पर चलेंगे। हमने तय कर लिया है कि हम लिटिल इज द बेस्ट के इकोनॉमिक मॉडल को अपनाएंगे। हमने तय कर लिया है कि हम उग्र राष्ट्रवाद के रास्ते पर न चल के शांति के रास्ते पर चलेंगे। यहां तक कि जापान ने परमाणु हथियार बनाने से भी अपने को अलग रखा और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका को दे दिया, जिसके बदले वो अमेरिका को भुगतान करता था। तो वह ये तय कर लिया कि ना कम्युनिस्ट ब्लॉक और न ही फासिस्ट नेशनलिस्ट ब्लॉक, सीधे सीधे अमेरिका के साथ में जुड़ जाओ और अमेरिका के साथ जुड़कर अपने देश की आर्थिक उन्नति, अपने देश की तकनीकी उन्नति, अपने देश के लोगों के जीवन स्तर की उन्नति के लिए काम करो और उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को जहां तक प्रमोट कर सकते हो करो, अपने देश में शांति को सुनिश्चित कर सको तो करो। और उसके रास्ते जापान में एक कामयाब मॉडल डेवलप हो गया। अब अगला मुद्दा देखो तो कोरिया को लेकर भी अमेरिका ने यही तय किया कि कोरिया में कम्युनिज्म का प्रसार हो सकता था और हो रहा था। उसने तय किया कि लेट द कोरिया बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉर्दर्न कोरिया विल बी कम्युनिस्ट तो फिर साउदर्न कोरिया विल बी कैपिटलिस्ट। वियतनाम के साथ में भी यही कहानी हुई कि लेट द वियतनाम बी डिवाइडेड, यदि नॉर्दर्न वियतनाम कम्युनिस्ट होगा तो साउदर्न वियतनाम कैपिटलिस्ट होगा। इस तरीके से आपको यह अंदाजा लगेगा कि अमेरिका चीन की क्रांति के बाद प्रशांत के इलाके में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सक्रिय हो गई। यह विदेश नीति के ऊपर पड़ने वाला बड़ा प्रभाव। कोल्ड वॉर इसके कारण बहुत ज्यादा गहरा हो। बाकी चीन की सरकार एकीकृत हो गई, वहां पर कम्युनिस्ट सरकार के नेतृत्व में आर्थिक विकास के कुछ कार्य हुए। शुरुआती दिनों में माओ से तुंग ने आर्थिक विकास के लिए एक फॉर्मूला दिया था जिसको कहते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड का फॉर्मूला, और डेमोक्रेसी के लिए उसने एक फॉर्मूला दिया था कि लेट द 100 फ्लावर्स ब्लूम टुगेदर, सैकड़ों पुष्पों को एक साथ खिलने दो। तो एक तरफ है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, लंबी छलांग की नीति, जिसके तहत उसकी योजना यह थी कि अगले 15-20 वर्षों के अंतराल में हम अपने देश में तीव्र औद्योगिकीकरण करेंगे और तीव्र औद्योगिकीकरण करते हुए हम विश्व की एक बड़ी औद्योगिक शक्ति बन जाएंगे, कम से कम इंग्लैंड से तो आगे निकल ही जाएंगे। और दूसरी ओर उसने कहा कि हमारी सरकार जब चलेगी, हमारी सरकार जो नीतियां अपनाएगी, जो कार्यक्रम अपनाएगी, उसके प्रति यदि किसी के मन में असंतुष्टि है, असहमति है, तो वो विरोध कर सकता है। हम विचारों को खुलकर अभिव्यक्त होने की आजादी देंगे। और इसीलिए कहा था कि सैकड़ों पुष्पों को खिलने दो। सैकड़ों पुष्पों माने सैकड़ों विचारों को खिलने दो। लेकिन हुआ क्या, माओ से तुंग ने अपने कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से, एक बहुत बड़ा आर्थिक मॉडल अपनाया और आर्थिक मॉडल उसका फेल हो गया। क्योंकि राजनीतिक कार्य करना अलग बात है और आर्थिक कार्य करना अलग बात है। आपको अंदाजा लग रहा होगा, आप यदि बीजेपी के बहुत प्रचंड समर्थक हैं तो होंगे, लेकिन आपको अंदाजा शायद लग गया होगा कि डीमोनेटाइजेशन, या कुछ लोगों को नहीं लगा होगा, कुछ लोग तो बहुत प्रबल समर्थक हैं, तो लेकिन आपको यह अंदाजा लग जाना चाहिए कि डीमोनेटाइजेशन इंडिया के इकोनॉमी को बहुत गहराई से बुरे तरीके से प्रभावित किया। और जो जीएसटी लागू किया गया था, जीएसटी लागू करने की तरीके में इतनी गलतियां थी, उसके कारण हिंदुस्तान के इंडस्ट्री, ट्रेड, पर्टिकुलरली ट्रेड को बहुत नुकसान हुआ था शुरुआती दिनों में। तो ये जो इकोनॉमिक डिसीजंस हुए थे, वो इकोनॉमिक डिसीजंस इसलिए गलत नहीं हुए क्योंकि मतलब भारत में अर्थव्यवस्था चलाने वाले इकोनॉमिस्ट नहीं थे। ये गलत इसलिए हुए कि हमारा एक फैंसीफुल आदमी डिसीजन मेकर है, फैंसीफुल डिसीजन लेता है कि डिसीजन ले लिया, मतलब आज के बाद रात में 8 बजे के बाद में ये मुद्रा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, इसके लिए अल्टरनेटिव क्या किए हो? अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है, और अचानक की रात के बाद नहीं चलेगा। तो इकोनॉमी कितना गहराई से प्रभावित होता है इसका अंदाजा ही नहीं था। देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, दुनिया भर के बड़े बड़े अर्थशास्त्री उनके एडवाइजर्स में हो सकते थे, लेकिन उनके किसी एडवाइजर ने ये सलाह नहीं दिया था। ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ने खुद लिया था, क्योंकि ही थिंक्स ही इज नटराज, ही कैन डू एनीथिंग।
तो आप देखोगे कि फैंसीफुल तरीके से इकोनॉमी चला। माओ से तुंग ने फैंसीफुल तरीके से देश का इकोनॉमी चलाया और इकोनॉमी कलेप्स कर गई। इंडस्ट्री का विकास नहीं हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों में इंडस्ट्री विकसित करने का प्रयास किया था तो एग्रीकल्चर भी पिछड़ गया। नतीजा ये निकल कर आया कि चीन में लगभग 2 करोड़ लोग अकाल से मर गए। चीन में तकरीबन 2 करोड़ लोग अकाल से मर गए। जीएसटी को मैं अच्छा कदम मानता हूं क्योंकि ये हमारे इकोनॉमी के लिए जरूरी भी है। इसमें कौन बोला तुमको कि जीएसटी खराब कदम है? एक बात बताओ कि तुमको यदि तुम्हारा भाई बोलेगा कि भैया नीचे आ जाओ, मेरे पांव में चोट लग गई है, हमको उठा के हॉस्पिटल ले चलो, तो भाई के प्रेम में तुमको उस नीचे जाके उसे हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? बिल्कुल दिखाना चाहिए। तो क्या तुम छते पर से कूद जाओगे? उसके पैर में चोट था, तुम्हारे सर में चोट लग जाएगा, फिर बुलाना किसी तीसरे को ले जाएगा, दोनों को उठा के हॉस्पिटल। अरे काम करने का तरीका ना होता है जी। जीएसटी वॉज अ वेरी गुड डिसीजन। जीएसटी एक अच्छा डिसीजन है। इस डिसीजन के लिए देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री सपोर्ट में थे, लेकिन जीएसटी के लागू करने के तरीके में दोष है। मैंने शब्द को नहीं सुने गौर से क्या? आई डिडंट से कि जीएसटी वॉज अ रॉन्ग डिसीजन। जीएसटी वॉज अ राइट डिसीजन। जीएसटी वॉज अ राइट डिसीजन। ये देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते थे, तमाम दलों के लोग कहते थे। पिछली सरकार भी जीएसटी लागू करना चाहती थी। जीएसटी के लागू करने के तरीकों में दोष था। तो जैसे तुम अपने भाई को हॉस्पिटल ले जाना चाहते तो सीढ़ियों से उतर के जाओगे ना, कि छत पर से कूद जाओगे? मैंने कहा उसका पांव टूटा हो, तुम्हारा सर टूट जाएगा, दोनों को उठा के कोई तीसरा आदमी हॉस्पिटल लेके जाएगा। फिर तो कहने का मतलब यह है कि माओ से तुंग ने इकोनॉमी को कलेप्स करा दिया, और जब माओ से तुंग के शासन के दौरान इकोनॉमी कलेप्स किया तो सरकार की आलोचना शुरू हो गई। जैसे ही सरकार की आलोचना शुरू हुई, माओ से तुंग को लगा कि यदि ऐसी आलोचनाएं चलती रही तो जनता हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। उसने कहा आलोचना बंद करो। तो कहां तो कहता था कि सैकड़ों पुष्पों को खिलने दूंगा, कहां तो कहता था कि सैकड़ों पुष्पों को खिलने दूंगा, और कहां तो माओ से तुंग अपने विरोध में निकली है हर आवाज का कठोरतापूर्वक दमन करना शुरू कर, अपने विरोध में उपजी हर आवाज का कठोरतापूर्वक दमन करना शुरू किया, और इस तरीके से जो डेमोक्रेटिक राइट थी वो बात खत्म हो। और यहां से उसने एक नई दिशा की शुरुआत किया। कौन सी दिशा? उसने अपने विरोध में उठने वाली हर आवाज का दमन करने का निर्णय ले लिया। वो चाहे उसकी पार्टी के अंदर के लोग हों, चाहे अन्य विचारधारा वाले लोग हों, चाहे कॉलेज के टीचर हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे कलाकर्मी हों, चाहे साहित्यकार हों, चाहे पत्रकार हों, उन सब लोगों को एलिमिनेट करने का निर्णय लिया। और लगभग 5 लाख इंटेलेक्चुअल्स को मारा गया चीन में। लगभग 5 लाख इंटेलेक्चुअल्स को मार दिया गया। मारकर क्या किया गया? यह कि भाई हम अब चीन में कम्युनिस्ट विचारधारा के लिए जमीन तैयार कर रहे। उसने कहा कि 1949 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार मिली थी, लेकिन विचारधारा के स्तर पर अभी भी पूंजीवादी लोग बचे हुए हैं और कम्युनिस्टों की जड़ खोदने में लगे रहते हैं। हमने राजनीतिक क्रांति 1949 में किया था, अब हम सांस्कृतिक क्रांति कर रहे हैं। और सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर क्या कर रहे हैं? तो तमाम गैर कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों को खोज खोज के मार देंगे और बाकी सब लोगों को सिर्फ कम्युनिस्ट विचारधारा का पालन करने के लिए बाध्य कर देंगे। गौर करने के लायक बात यह है कि यह क्रांति का नाम पाया भी है। इतिहास में हम लोग पढ़ते थे हिस्ट्री ऑफ चाइना जब एमए में, तो हम लोगों को एक पेपर पढ़ना पड़ता था कम्युनिस्ट क्रांति का। एक पूरी की पूरी पूरा पेपर ही था। 6 महीने में पढ़ाए थे हमारे प्रोफेसर, एक बल्कि मैडम थी, प्रोफेसर चक्रवर्ती नाम था उनका, चक्रवर्ती ही नाम ही था उनका, मैडम चक्रवर्ती। मैडम चक्रवर्ती ने 6 महीने में पढ़ाया था और इस पेपर में इंडिया में हाईएस्ट नंबर लाया था। अभी तक मेरा गोल्ड मेडल, अभी तक मेरा रिकॉर्ड था। अब कुछ दिन पहले तो था, अभी पता नहीं अब है कि नहीं, उतना पता नहीं लगा था, लेकिन मुझे 76% मार्क्स आया था इस पेपर में। तो उसमें यह कहानी हुई कि चीन की सरकार ने गैर कम्युनिस्ट विचारधारा का दमन करने और कम्युनिस्ट विचारधारा का विकल्प मात्र रहने देने का डिसीजन लिया और उसको उन्होंने सांस्कृतिक क्रांति का नाम दिया। क्या यह क्रांति है?
नहीं, ये क्रांति नहीं है, ये एक प्रकार का दमनकारी व्यवहार है। ये एक प्रकार के मानव के स्वतंत्र होकर लिखने, बोलने, पढ़ने आदि की आजादी की हत्या का मामला है। लेकिन जब तुम्हारी मर्जी चलती है तो तुम उसको क्रांति का नाम दे देते हो। अब ये देखिएगा कि कम्युनिस्ट लोग आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान यदि कोई एक चिड़िया मर जाएगी तो मानवाधिकार का नाम पर हंगामा मचा देगा, लेकिन कम्युनिस्टों ने वहां पर 5 लाख इंटेलेक्चुअल को मार दिया। इस विषय पर उनकी जुबान जल्दी नहीं खुलती है। कलबुर्गी की हत्या हिंदुस्तान में हो गई, गलत बात है। ये जो क्या कहते हैं, एक कर्नाटक की महिला थी जो लिंगायत नाम कम्युनिटी की महिला थी, जिनकी हत्या हो गई थी, हत्या हुई, गलत बात है। और भी कुछ लोगों की हत्या हुई है, गलत बात है। किसी की हत्या या किसी को लिखने के लिए दंडित कर देना गलत बात है, बोलने के लिए दंडित कर देना गलत बात है। गलत बात है, विरोध करते हो बिल्कुल करो, करना जायज है। लेकिन 5 लाख लोगों को मारा था माओ से, तुमने इसका विरोध नहीं करते। स्टालिन ने कितने लाख लोगों को मारा, कम्युनिस्टों कितने बड़े पैमाने पर मारा, इसका विरोध नहीं करते। तो फिर ये तो कहानी है कि मतलब हमारे हीरो ने मारा तो सही, तुम्हारे हीरो ने मारा तो गलत। गलत गलत होता है, सही सही होता है। मानवाधिकार की कसौटी पर यदि किसी को जांचते हो तो उसको भी जांचो जिसको तुम मानते हो। लेकिन कम्युनिस्ट इंटरप्रेटर्स ऐसा नहीं मानते। मैं आज भी इस बात को लेकर स्तब्ध हूं कि उस टॉपिक का नाम सांस्कृतिक क्रांति रखा क्यों गया। कम्युनिस्ट लोगों ने उसे सांस्कृतिक क्रांति कहा, लेकिन मेरे सिलेबस में सांस्कृतिक क्रांति के नाम से क्यों रखा जाता है? कम्युनिस्ट लोग उसे सांस्कृतिक क्रांति कहते हैं, लेकिन हम तो सांस्कृतिक क्रांति नहीं मान सकते ना। हम उसे डिक्टेटोरियल सिस्टम की स्थापना की कोशिश और लोकतंत्र की हत्या का एक कदम बताएंगे, और इस तरीके से पूरी कहानी खत्म हो जाती। अब मेरे ख्याल से आप लोग नोट्स पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चीन की कम्युनिस्ट क्रांति और कोल्ड वॉर के बीच के रिश्ते के ऊपर यदि कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो भी आप कर लेंगे। आज का क्लास अब यहीं रुकिए।